हेलो स्टूडेंट। तो अपना 8th क्लास में चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। उसमें हम कृषि पद्धति के चरण पढ़ रहे थे। कृषि पद्धति के जो चरण थे, मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई, और सिंचाई से पहले क्या आता है, खाद और उर्वरक देना। ये 4 कृषि पद्धति के चरण हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज है 5वां कृषि पद्धति का चरण, खरपतवार से सुरक्षा। तो 5वां चरण कौन सा है? खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा यानी खरपतवार से एक फसल को क्या करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। तो खरपतवार होता क्या है? सबसे पहले बात करें हम खरपतवार की। तो खरपतवार होता क्या है कि फसल के साथ उगने वाला अनावश्यक जो पादप है वही क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। फसल के साथ उगने वाला अनावश्यक पादप क्या कहलाता है, खरपतवार कहलाता है। खरपतवार कहलाता है। अब फसल से इस खरपतवार को जो निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। तो फसल को निकालने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए क्या की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है। तो फसल से खरपतवार को हटाना, फसल से खरपतवार को हटाना। तो फसल से खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है, निराई कहलाती है। निराई कहलाती है। ठीक है, निराई गुड़ाई की जाती है। तो फसल से क्या करेंगे, हम खरपतवार को हटाएंगे और वो हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। अब देखो फसल से नुकसान क्या होता है, खरपतवार से फसल को क्या क्या नुकसान होता है। एक तो फसल में पोषक नहीं पहुंच पाते, यानी कि जो खरपतवार है वो मिट्टी के अंदर मौजूद जो पोषक हैं उन सभी का अवशोषण कर लेता है, जिससे फसल को अच्छे पोषक नहीं मिल पाते हैं, कंप्लीट पोषक नहीं मिल पाते हैं। जल की कमी हो जाती है, स्थान की कमी हो जाती है, इन सब की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और प्रकाश भी नहीं पहुंचने देता है, प्रकाश की भी क्या आ जाती है, कमी, क्योंकि ये जल्दी ग्रो करता है, वृद्धि भी नहीं करने देता। ठीक है, पोषक तत्व भी नहीं पहुंचने देता, जल भी नहीं पहुंचने देता, स्थान के लिए भी क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, प्रकाश भी नहीं पहुंचने देता और वृद्धि भी अच्छी तरह से नहीं करने देता। पोषक तत्व, जल, ये फसल को नहीं मिल पाते हैं। देखो पोषक तो होगी, जल भी क्या करेगा, ज्यादा अवशोषण कर लेगा, जिससे फसल को पानी नहीं मिल पाएगा। स्थान में क्या करेगा, फसल तो नीचे रह जाएगी और जल्दी वृद्धि करके क्या कर लेगा, स्थान को घेर लेगा, मतलब फसल के ऊपर ही ग्रो जल्दी करेगा, जिससे फसल को क्या नहीं मिल पाएगा, प्रकाश नहीं मिल पाएगा। प्रकाश भी बता दिया, और वृद्धि क्या करेगा, जल्दी करेगा और फसल को वृद्धि नहीं करने देगा। अब देखो, जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए कुछ रसायनों का यूज किया जाता है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए रसायनों का यूज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं खरपतवार नाशी। खरपतवार को नष्ट करने के लिए कुछ रसायनों का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी, यानी खरपतवार का नाश करने वाला रसायन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें 2,4-D, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें 2,4-D, ये क्या होता है, खरपतवार नाशी होता है। इसको अगर फसल में छिड़का जाए तो एक फुहारे के रूप में क्या किया जाता है, फसल के ऊपर छिड़का जाता है, जिससे फसल तो बच जाती है, बाकी फसल के अलावा जो भी अनावश्यक पादप होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
और इसे देखो, जब खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। इसलिए जो नाक है, मुंह है, इसको कपड़े से अच्छी तरह धोकर और सावधानी पूर्वक क्या किया जाता है, इस खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है। बात करें खरपतवार को नष्ट करने का जो समय सबसे सही कब होता है, तो सबसे सही होता है पुष्पनगे और बीज बनने से पहले। मतलब बीज बनने से पहले पहले ही खरपतवार को क्या करना पड़े, नष्ट करना पड़े बीज बनने से, क्योंकि बीज बन जाएंगे तो नए खरपतवार वापस उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए जब खरपतवार में पुष्पन और बीज बनने से पहले पहले क्या किया जाता है, खरपतवार को नष्ट कब किया जाता है, पुष्पन व बीज बनने से पहले, बीज बनने से पहले क्या किया जाता है, खरपतवार को नष्ट। इसके अलावा बात करें कि जब फसल बोई नहीं होती है या जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं तो उससे पहले ही क्या करते हैं, हम उसकी अच्छी तरह से या क्या करेंगे, जो इनको उखाड़ देंगे या निराई गुड़ाई कर देंगे पहले ही। इससे क्या होगा कि ये जो खरपतवार है वो कंप्लीट सूख के नष्ट हो जाएगा। खरपतवार है उसको नष्ट करने के लिए देखो, या तो खुरपी का यूज किया जाता है, इसका खुरपी व हेरो का यूज किया जाता है खरपतवार को हटाने के लिए। खुरपी क्या होती है, जैसे हाथ से चलाने वाला एक औजार होता है, इसमें एक लकड़ी का हत्था लगा होता है और आगे क्या होती है, एक लोहे की प्लेट होती है, एक आगे लोहे की प्लेट होती है। और हेरो क्या होता है, हेरो ट्रैक्टर के द्वारा लगा होता है, जिससे क्या होती है, मिट्टी उलट पुलट होती है। इसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। तो कृषि पद्धति का नेक्स्ट चरण हमने खरपतवार से सुरक्षा पढ़ा। खरपतवार क्या होता है, फसल के साथ उगने वाला जो अनावश्यक पादप होता है वही क्या होता है, खरपतवार होता है। और खरपतवार फसल से खरपतवार को हटाना ही क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। और खरपतवार से देखो क्या क्या हानि है, ये क्या है, हानि है कि क्या क्या होगा अगर खरपतवार रहेगा तो फसल को पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, जल नहीं मिल पाएगा, स्थान भी नहीं मिल पाएगा वृद्धि करने के लिए, प्रकाश भी नहीं मिल पाएगा और वृद्धि भी नहीं मिल पाएगी। खरपतवार को नष्ट करने के लिए कुछ रसायनों का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। और पुष्पन और बीज बनने से पहले क्या किया जाए, फसल को, ये खरपतवार को नष्ट किया जाए। और खरपतवार को हटाने के लिए खुरपी और हैरो का यूज किया जाता है। तो खरपतवार की सुरक्षा में बस आपको जरूरी जो पॉइंट है वो, एक तो खरपतवार नाशी का नाम ध्यान रखना है, 2,4-D होता है, और एक खरपतवार किसे कहते हैं। ये 2 पॉइंट तो आपको कम से कम याद ही रखने हैं बिल्कुल। अब जो खरपतवार से सुरक्षा हो गई, उसके बाद में क्या हो जाती है, फसल पक जाती है, और फसल पक जाने के बाद में उसकी कटाई जरूरी होती है। तो नेक्स्ट कृषि पद्धति का चरण क्या है, कटाई। यानी फसल से हमने मिट्टी को तैयार कर लिया, बुआई कर ली, खाद और उर्वरक डाल दिया, सिंचाई कर दी, खरपतवार से सुरक्षा भी कर दी। तो अब नेक्स्ट जो चरण है वो कौन सा होगा, कटाई। यानी अब फसल तैयार हो गई है, तैयार होने के बाद में इसको कटाई की जाएगी। तो कटाई किसे कहेंगे कि फसल पक जाने के बाद में उसको जब काटा जाता है, उसकी कटाई की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कटाई की जाती है। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। अब कटाई का जो काम है वो तो हाथ द्वारा किया जाएगा या मशीनों के द्वारा किया जाएगा। और हाथ द्वारा जब काटा जाता है, हाथ द्वारा कटाई, हाथ द्वारा कटाई की जाती है दराती के द्वारा, दराती के द्वारा की जाती है। और मशीन जो होती है या मशीन के द्वारा की जाती है। हाथ द्वारा तो क्या की जाएगी, दराती के द्वारा, और मशीन अगर हो, मशीन, और मशीन होती है इसकी हार्वेस्टर। कौन सी होती है मशीन, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है। फिर अगर कटाई की करनी हो तो या तो उसको उखाड़ा जाता है या जमीन के ऊपर से काटा जाता है। तो ये तो क्या करेगी, उखाड़ देगी हार्वेस्टर, और ये काटना हो तो
कटाई के द्वारा, ये दराती के द्वारा इसको काट दिया जाएगा। ठीक है। हार्वेस्टर, हार्वेस्टर नहीं होता, वो हार्वेस्टर होता है। ठीक है। हार्वेस्टर के द्वारा, मशीन से काटना हो तो हार्वेस्टर के द्वारा काटा जाता है। अब फसल में कुछ नमी मौजूद होती है। जब हम फसल को काटते हैं तो काटने के बाद में उसमें कुछ नमी मौजूद रहती है। उस नमी को हम क्या करेंगे, धूप के अंदर सुखाएंगे, और सुखाने के बाद में जो भूसा होता है उस भूसे में से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। क्योंकि काटने के बाद में कुछ नमी तो मौजूद होती ही है फसल के अंदर, तो उस नमी को सबसे पहले क्या किया जाएगा, सुखाया जाएगा, और सुखाने के बाद में जो भूसा होता है उस भूसे में से क्या किया जाएगा, अनाज को अलग किया जाएगा, और वो अलग अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या है, थ्रेसिंग कहलाती है। तो फसल को सूखने के बाद भूसे में से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल जो बड़े किसान हैं वो एक मशीन आती है बड़ी, उसका यूज़ किया जाता है, जो हार्वेस्टर भी होती है और थ्रेशर भी होती है, उस दोनों का रूप में काम करती है, और वो मशीन है कंबाइंस या कॉम्बाइंस बोलते हैं। ये किसका संयुक्त रूप माना जाता है, हार्वेस्टर का प्लस जो थ्रेशर होती है, उन दोनों का रूप होती है। यानी कि जब हम हार्वेस्टर के द्वारा क्या करेंगे, फसल की कटाई करेंगे, और थ्रेशर के द्वारा क्या करेंगे, उस अनाज को अलग करेंगे भूसे में से, तो ये कॉम्बाइन होती है, ये क्या करेगी, दोनों की तरह कार्य करेगी। यानी ये फसल को काट भी देगी और भूसे में से अनाज को भी अलग कर देगी। तो ये कंबाइन होती है, ये कॉम्बाइन होती है, ये क्या काम करती है, हार्वेस्टर के रूप में और थ्रेशर के रूप में, दोनों के रूप में काम करती है। तो ध्यान रहना कैसे करती है कंबाइन, कि ये हार्वेस्टर के रूप में, मतलब हार्वेस्टर क्या करता है, फसल की कटाई करने का काम करता है, और थ्रेशर क्या करती है, वो भूसे में से अनाज को अलग करती है। तो भूसे में से अनाज को भी अलग कर देती है और कटाई भी कर देती है। ये दोनों काम किसके द्वारा किया जाता है, कंबाइन के द्वारा किया जाता है। अब जो छोटे किसान होते हैं, छोटे किसान जो होंगे वो अनाज को फटक कर अलग करेंगे। जो छोटे किसान क्या करेंगे, उनके पास खेत भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब वो छोटे किसान क्या करेंगे, उनके पास नहीं तो हार्डवेयर ये थ्रेशर वगैरह इनका यूज़ न करके वो क्या करेंगे, फटक कर फसल को, अनाज को अलग कर लेंगे। वैसे फटकना क्या होती है, एक उसको कह सकते हैं पुराने ज़माने की विधि या परंपरागत विधि है। तो छोटे किसान क्या करते हैं, छोटे किसान फटक कर अनाज को अलग करेंगे। छोटे किसान अनाज को फटक कर अलग करते हैं। ठीक है। तो छोटे किसान क्या करेंगे, अनाज को फटक कर अलग कर लेंगे। तो कटाई किसे कहेंगे, फसल पक जाने के बाद में उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। एक बात और ध्यान रखना कि फसल को कब काटा जाता है, यानी फसल कब पक के तैयार हो जाती है। तो फसल पकने के लिए 3 से 4 महीने का समय लगता है। तो फसल पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, समय लगता है। ठीक है। तो कॉम्बाइन समझ गए, कॉम्बाइन क्या होती है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का मिक्सअप होता है, दोनों का मिक्सअप होता है। तो अनाज, ये फसल की कटाई के बाद में क्या हम अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, भूसे को अलग कर लिया और अपने को क्या प्राप्त हो गया, अनाज प्राप्त हो गया। अब इस अनाज का भंडारण करना भी आवश्यक होता है कि हम फसल पक के तैयार हो गई, तैयार होके हम भूसे से क्या कर लिए,
अनाज को अलग भी कर लिए और अनाज को अलग करने के बाद में उसका भंडारण करना भी आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कीट होते हैं, चूहे होते हैं, इनसे क्या करनी पड़ती है? अनाज की सुरक्षा करनी पड़ती है। तो लास्ट जो कृषि पद्धति का चरण है वो क्या है? भंडारण। भंडारण क्या होता है कि जब अनाज को अलग कर लिया, अनाज को अलग करके उसको एक जगह पर, अनाज को एक जगह पर क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, भंडार किया जाता है। वही क्या होता है? भंडारण की प्रक्रिया होती है। अब कहोगे कि सर भंडारण की क्यों आवश्यक है? क्योंकि अनाज को किस किस से बचाना है? नमी से, चूहों से, कीटों से, सूक्ष्म जीवों से, इन सब से क्या करनी पड़ती है? आदि से सुरक्षा के लिए, आदि से सुरक्षा के लिए, आदि से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? अनाज का भंडारण किया जाता है। अब अनाज का भंडारण क्यों किया जाएगा? समझ में आ गया। एक तो अनाज को नमी से बचाने के लिए, चूहों से बचाने के लिए, कीट से बचाने के लिए, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए क्या किया जाता है? अनाज का भंडारण करना। आदि से सुरक्षा के लिए या इनसे बचाने के लिए क्या किया जाता है? अनाज का भंडारण किया जाता है। अब जैसे हम नई फसल काटते हैं, नई क्रॉप होती है, न्यू क्रॉप, नई फसल। अब इन नई फसल में क्या होती है? नमी की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? नमी अधिक होती है। इस नमी अधिक को क्या करेंगे? सबसे पहले धूप के अंदर इस अनाज को क्या किया जाएगा? सुखाया जाएगा। क्या किया जाएगा? धूप में अनाज को सुखाया जाएगा। सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद में क्या किया जाएगा? जब नई फसल है, नई फसल में नमी अधिक होगी, नमी अधिक है तो उसको धूप में सुखाया जाएगा अनाज को। अनाज को धूप में सुखाने के बाद में इनको बड़े बड़े जो जूट के बोरे होंगे या धातु के बने बड़े पात्र होंगे, उनमें क्या कर लिया जाएगा? इनका भंडारण कर लिया जाएगा। किस किस में भंडारण किया जाएगा? भंडारण किस में किया जाएगा? या तो जूट के बोरों में या धातु के बड़े पात्रों में। धातु के बड़े पात्रों में किसी में भी किया जा सकता है, या तो जूट के बोरों में कर लेंगे या धातु के बड़े जो पात्र होंगे उनमें इनको क्या कर लिया जाएगा? इकट्ठा कर लिया जाएगा। एक बात और ध्यान दें कि साइलो क्या होता है? साइलो, साइलो देखो क्या होता है। साइलो जो अनाज के भंडारण के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, अनाज को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े क्या बनाए जाते हैं? भंडार गृह बनाए जाते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? हम साइलो कहते हैं। तो अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े भंडार गृह बनाए जाते हैं, जहां पर क्या किया जाता है? अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है। भंडार गृह बनाए जाते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? जो बड़े बड़े भंडार गृह उन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें साइलो कहते हैं, जिन्हें साइलो कहते हैं। साइलो कहते हैं। लेकिन आज ये जब छोटे घर होते हैं या छोटे किसान होते हैं, वो अपने घर के अंदर अनाज को भंडारण के लिए कुछ अन्य तकनीक का भी यूज़ करते हैं। जैसे नीम का डाल कर रखना। जो अनाज होता है, अनाज के अंदर क्या करते हैं? नीम की जो पत्तियां होती हैं उनको दबाकर रख देते हैं, ताकि ये सूक्ष्म जीव जो अन्य जो कीट हैं या चूहे हैं या नमी है वो पनपे नहीं, या कुछ रसायंस होते हैं उनको उसके अंदर डालकर रखा जाता है। तो दूसरी अगर बात करें भंडारण की, तो क्या होंगी? नीम की पत्तियां डालकर, नीम की पत्तियां डालकर, नीम की पत्तियां डाल देंगे अनाज के अंदर, या कुछ रसायन डालकर। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर लेंगे? अनाज का भंडारण कर लेंगे।
तो इस प्रकार हमने जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में जो कृषि पद्धति के चरण थे उनको 1 बाय 1 क्या कर लिया हमने, स्टडी कर लिया था। और लास्ट जो अपना जो कृषि पद्धति का चरण है भंडारण, उसको भी हमने पढ़ लिया। भंडारण करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अनाज है उसको नमी, चूहे, कीट, सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा के लिए उसको भंडारण करना आवश्यक है। ठीक है। और या नीम की पत्तियां डालकर या रसायन डालकर या नई फसल को सुखाकर उसको जूट के बोरों में या बड़े धातु के पात्रों में रखा जाता है। ठीक है। इस प्रकार जो कृषि पद्धति के जो चरण हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा बात करें पशुपालन। पशुपालन क्या होता है, एक छोटा सा ये भी जान लें कि पशुपालन होता क्या है। कृषि पद्धति के साथ साथ जो किसान है वो पशुपालन भी करता है, क्योंकि किसान है वो किसान जो फसल का उत्पादन साल में 2 बार ही होता है या 3 बार ही होता है, कई बार 3 बार ही हो जाता है, क्योंकि खरीफ और रबी की तो होती है, लेकिन जायद की फसल भी हो जाती है जिसको नकदी फसल भी बोलते हैं। और किसान है अपना जो आय है वो 2 टाइम ही हो पाती है या 3 टाइम्स हो पाती है। लेकिन जो किसान है वो कंटिन्यू अपने पैसे कमाने के लिए कुछ कृषि के साथ साथ जो पशुओं का पालन भी करता है। तो उससे क्या होता है कि उसको एक तो खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं और कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो पशुपालन क्या होता है कि पशुओं को पालकर उससे कुछ खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो वही क्या होता है, पशुपालन कहलाता है। पशुपालन, पशुपालन किसे कहेंगे कि पशुओं को पालकर उससे लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। पशुओं को पाल कर उनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त करना ही पशुपालन कहलाता है। पशुपालन कहलाता है। ठीक है। जैसे हम बात करें, जैसे मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, और जैसे भैंसों को भी पाला जाता है, गायों का पालन भी किया जाता है, बकरियों का पालन भी किया जाता है। तो ये सारी की सारी किस्में होती हैं पशुपालन के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि जो मछली का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। किसमें, मछली के तेल में विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती। ठीक है। तो अपना क्लास 8th में चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।